ओके बच्चा पार्टी, अपन एक नया चैप्टर चालू करेंगे। ये चैप्टर अलग अलग नामों से अलग अलग बोर्ड्स में जाना जाता है। कहीं पे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बोलते हैं, कहीं पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बायोलॉजी का चैप्टर है स्पेसिफिकली, और इसमें एक इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है, और उस इंसान का नाम है मेंडल। ठीक है, तो अभी जैसे इसके पहले किसी ने गौर नहीं किया था कि हम जनरली जो दिखते हैं, हमारा जो ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे माँ बाप से मिलते हैं। ठीक है, अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं। जैसे आपका जो बोन का डेंसिटी होगा, आपका जो आई का कलर होगा, आपका जो स्किन का कलर होगा, आपका जो ब्लड का कॉम्पोजिशन होगा, ए ग्रुप बी ग्रुप, ये सब। ठीक है, ये सारी चीजें आपके माँ बाप से मिलेंगी। ठीक है, इधर इट विल बी रिजेंबलिंग योर मॉम और इट विल बी रिजेंबलिंग योर डैड। ठीक है, आपके शरीर का गठन आपके माँ बाप से मिलेगा, लेकिन आपकी दिमागी व्यवस्था आपके माँ बाप से नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड। ठीक है, लोग ऐसा अगर बोलेंगे कि भाई साहब ए और बी कोई पेरेंट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं, दोनों भी साइंटिस्ट हैं, इनका कोई बच्चा है सी, ये भी साइंटिस्ट होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये अगर बहुत अच्छे भाई साहब दिमाग वाले इंसान है, तो ये भी एक दिमाग वाला होगा या होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ ट्रेड्स जो हैं वो हमको मिलते हैं, और बाकी के ट्रेड्स हम अपने लाइफ में अक्वायर करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए। देर आर सर्टेन ट्रेड्स दैट वी गिव। हमारे स्किन का कलर, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, हम गोरे हैं या काले हैं, ये इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारे बोन की जो डेंसिटी है, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। हमारे ब्लड का ए ग्रुप बी ग्रुप जो भी है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। ये हमको विरासत में मिली है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट इन स्टडीज बाई वर्किंग हार्ड कैन बी डू समथिंग, इन स्पोर्ट्स बाई वर्किंग हार्ड कैन बी डू समथिंग। ठीक है, अगर हम बोलेंगे सचिन तेंदुलकर का बेटा भी भाई साहब सचिन तेंदुलकर ही होगा या उसकी तरह ही खेलेगा, तो वो गलत एक्सपेक्टेशन है। हाँ, अगर उसने अपने आप को वैसे ट्रेन किया, वैसे उसने अपने आप को यूज किया, तब जाकर वो बन सकता है। तो सचिन तेंदुलकर अगर बना रहेगा तो अपने बलबूते पे ही बना होगा, और उसका बेटा भी अगर बनेगा तो अपने बलबूते पे ही बनेगा, कोई जीन्स से नहीं बन रहा है। ठीक है, सो देर आर सर्टेन ट्रेड्स विच आर नोन एज अक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, आपके जीवन में जो आप अपनी प्रैक्टिस, मेहनत और लगन से अचीव करते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। और ये पास नहीं होंगे, ये फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं होंगे, ना ही आपको पास होंगे और ना ही आप अपने फ्यूचर जनरेशन में इसको पास आउट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो देयर दीज आर एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये आपके मेहनत, लगन, परिश्रम जो भी है, आपने अपने डेडिकेशन से आपने अचीव किया इसको, और इसको आप पास डाउन नहीं कर सकते नेक्स्ट जनरेशन में। तो आप अगर बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, या एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यूसेन बोल्ट का बेटा भी यूसेन बोल्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन का बेटा भी या बच्चा भी स्पोर्ट्स पर्सन ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो दीज आर ट्रेड्स विच आर नॉट पास्ड ऑन, दीज आर ट्रेड्स विच आर अक्वायर्ड। ठीक है, सो हम यहाँ पे दोनों ट्रेड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि जीन्स की जो स्टडी है, ठीक है, जेनेटिक स्टडी की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब जीन्स क्या होती हैं या जेनेटिक स्टडी क्या होता है, इसका समझो क्या क्या वो है। तो हमारा पॉपुलेशन भाई साहब एक टाइम पे 1920s में हम 20 करोड़ के थे, आज भाई साहब 135 करोड़ लांग गए हैं। ठीक है, अभी 135 करोड़ के अगर हम हो गए हैं, तो हमारे हाउसिंग नीड्स बढ़ेंगे, है ना, घर बार हमारा बढ़ेगा। ओके, तो हाउसिंग नीड्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा? एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होता जाएगा। तुम क्या नोट डाउन कर रहे हो चाचा, इधर ध्यान दो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड जो है तो वो कम होता जाएगा, फॉरेस्ट लैंड कम होता जाएगा। ये सब लैंड अगर आपका कम होता गया, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज पे अटेंशन हियर, व्हेन आई टेल यू टू नोट डाउन देन नोट डाउन। ठीक है, सो अगर हमारा 135 करोड़ के हमारा हो गया है, तो हमारा फूड का रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है? नहीं, उल्टा वो तो कम होता जा रहा है। भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो घर बार ज्यादा लगेंगे, और घर बार ज्यादा लगेंगे तो कहां से लाएंगे आप लैंड? ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको भाई साहब आप घर बार में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड आपके क्या हो गए अभी, दे आर बेसिकली बिकम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन, फूड तो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो हम फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेंगे? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कि अगर समझो पहले के जमाने में एक टमाटर का पेड़ है, इसमें 4 टमाटर होते थे। आज के जमाने में वही टमाटर के पेड़ में वैसा 40 टमाटर होंगे। दिस इज द वे इन विच यू कैन बेसिकली
कवर द फूड प्रोडक्शन। इस तरह से हम भाई साहब फूड प्रोडक्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, पहले 4 होते थे तो अभी 40 हो रहे, इस तरह से हम फूड प्रोडक्शन को कवर कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि एक ही पेड़ से जहां पे हमको 4 मिल रहा था हमको 40 मिले। ठीक है, और क्या है भाई साहब, समझो पहले के जमाने में जो आपके पेड़ पौधे होते थे वो थोड़ा सा गर्मी बढ़ गया तो मर जाएंगे, थोड़ी सी बरसात ज्यादा बढ़ गई तो मर जाएंगे, थोड़ी सी ठंडी ज्यादा बढ़ गई तो मर जाएंगे, थोड़ा सा इंसेक्ट से या पेस्ट से थोड़ा सा अटैक हो गया तो मर जाएंगे। तो उनका लाइफ स्पैन बड़ा ही भाई साहब फ्रेजाइल था। ठीक है, तो हमने भाई साहब ऐसे प्लांट्स बनाने जो मरे ना। क्रॉप का लॉस बड़ा लॉस है। ठीक है, ये हमारे पूरे फूड की व्यवस्था को ऊपर नीचे कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये भी चाहिए कि ये डिजीज रेजिस्टेंट हो, ये वेदर रेजिस्टेंट हो। ठीक है, वेदर का ज्यादा इंपैक्ट इन पे ना आए और छोटी मोटी डिजीज का भी इन पे ज्यादा इंपैक्ट ना आए। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे क्रॉप्स हम बनाएंगे कैसे, और क्या होना चाहिए, जैसे समझो एक साल में आप एक क्रॉप को ही उगा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ स्पैन है 6 से 7 महीना। आपको 6 से 7 महीना मेहनत करना पड़ रहा है इस एक क्रॉप के पीछे, तब जाकर भाई साहब उसका फाइनल आउटपुट आएगा। लेकिन अगर लाइफ स्पैन हम छोटा कर दें, मतलब 3 महीने में ही मुझे वो आउटपुट मिल जाए, तो मैं एक साल में उसको कितनी बार उगा पाऊंगा? 4 बार उगा पाऊंगा। ठीक है, यहां पे मेरा स्कोप कितना है? 2 बार उगाने का, वो भी कम हो जाएगा क्योंकि 6 और 7 महीना लग रहा है। लेकिन यहां पे अगर मैं लाइफ स्पैन बढ़ाऊं तो चार बार मैं स्कॉप को उगा सकता हूं, तो इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं। ठीक है, सो दीज आर वेज एंड मीन्स इन विच यू कैन बेसिकली एनहांस योर क्रॉप आउटग्रोथ या फूड आउटग्रोथ थ्रू क्रॉप्स। और ये अचीव कैसे करोगे भाई साहब? ये अचीव हम इस तरह से करेंगे कि हम सीड लेंगे, एक सीड। ठीक है, तो पहले समझ लो हमने एक ऐसा सीड लिया जिसका शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ है, 4 महीने में या 3 महीने में रेडी हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें हम जीन्स ठूसेंगे। ठीक है, हम एक ऐसा जीन्स ठूसेंगे जो ज्यादा प्रोडक्शन दे, एक ही पेड़ में भाई साहब ज्यादा प्रोडक्शन दे, तो उसका जीन्स हमने ठूस दिया। फिर हम ऐसा एक जीन्स ठूसेंगे दूसरे क्रॉप से, मतलब दूसरे सीड से, जो ज्यादा वेदर रेजिस्टेंट हो, उसका जीन्स हमने ठूस दिया। फिर हमने देखा कि ज्यादा आपका वेदर रेजिस्टेंट ज्यादा ज्यादा जल्दी बने और ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट हो, ऐसा भी हमने ठूस दिया। तो हमने ले देकर भाई साहब क्या बना दिया? एक हाइब्रिड सीड बना दिया। ठीक है, ये हाइब्रिड सीड भाई साहब, ये हाइब्रिड सीड कैसा बना है? तो फ्रॉम मिक्सचर ऑफ जीन्स, जो बेस्ट जीन्स हैं उसको कॉम्बिनेशन से हमने हाइब्रिड सीड बनाया है। ये हाइब्रिड सीड आपको क्या आउटपुट देगा भाई साहब? व्हाट आउटपुट इज इट गोइंग टू गिव यू? बेस्ट आउटपुट, आपके फूड क्राइसिस को रिजॉल्व करेगा। ये आप कैसे बना पाए? अनटिल अनलेस यू विल स्टडी जीन्स यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। ठीक है, तो इसीलिए जेनेटिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आज की तारीख में धीरे धीरे ये और इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ठीक है, वी आर गोइंग इनटू जीन्स, वी आर सीइंग वेदर हम जीन्स में ही कुछ ऐसे, जैसे बहुत सारे ऐसे आपके डिजीजेज हैं जो जेनेटिक होते हैं, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो आपका भाई साहब एक जेनेटिक डिजीज है। बहुत सारे डिजीज जेनेटिक होते हैं। अगर आप देखोगे किसी फैमिली में डायबिटीज या शुगर ज्यादा होता है तो वो परंपरा ही चली रहती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेसिकली, अगर बाप को हुआ रहेगा तो बेटे को भी होगा। अगर माँ डायबिटीज से पीड़ित होगी तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द सन और द डॉटर विल आल्सो सफर फ्रॉम डायबिटीज। तो दीज आर जनरली जेनेटिक डिजीजेस। तो क्या हम जीन्स के मॉडिफिकेशन से इन डिजीजेस से राहत पा सकते हैं? तो इसीलिए जेनेटिक जो आपके चीजें हैं उसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। तो अगर आप देखोगे हम ये थे, अभी भी यही है। ठीक है, दिमागी तौर से हाँ शरीर हमारा विकसित हो गया है। ठीक है, दिमागी तौर से अभी भी हम यही हैं, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, क्या? सो दिस इज बेसिकली व्हाट एवोल्यूशन। सो वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन बीइंग्स। आपका एब्सेंटिज्म, ये आप हाँ ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इवॉल्व, दिस इज हाउ यू गोइंग टू इवॉल्व। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपका क्या है भाई साहब? सेल। ठीक है, दिस इज बेसिकली सेल। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक एक इंसान का जैसे ब्रेन मेन पार्ट होता है, वैसे ही सेल उसका भाई साहब मेन पार्ट होता है। ठीक है, सेल इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। इट बिहेव्स एज इफ इट इज वेरी इक्वलेंट टू द ब्रेन इन आवर बॉडी। ठीक है, इस न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स में आपके जीन्स होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम अगर एक को अगर हम खोलेंगे ना तो रस्सी की तरह खुलता जाएगा, ऐसे ये ऐसे खुलता जाएगा।
तो हमको ये क्या मिल जाएगा, दीज आर बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये आपके जो क्रोमोसोम है, ये अगर आप देख रहे हो ऐसे ऐसे है ना, तो एक आपके फादर से आया है और एक आपके मदर से आया है। दीज आर बेसिक, तो ये आपके हर सेल में होगा, बॉडी के हर सेल में, ठीक है। आपके बॉडी में हजारों सेल है, ब्लड के सेल्स हैं, ठीक है भाई साहब। जितने भी आपके बॉडी में सेल होंगे वो क्रोमोसोम से बने होंगे, उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम से बना होगा। और ये क्रोमोसोम में एक पेयर आया है आपके पापा से और एक पेयर आया आपके मम्मी से, हम सबका यही है, ठीक है। तो ये जो आपके क्रोमोसोम्स आए हैं, इन क्रोमोसोम्स को अगर हम खोलेंगे तो ये रस्सी की तरह से जॉइंट है, इसको अगर हम खोलेंगे तो इस तरह से ये खुलेंगे, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज डीएनए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डीएनए। आर वी क्लियर टू दिस, ठीक है। ओके ओके ओके। तो क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए बच्चा बाड़ी, ठीक है। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए। पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो डीएनए का जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ओके। सो ये हो गया भाई साहब आपका डीएनए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कॉइल्ड डीएनए, ओके। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो जीन्स से क्या बनता है भाई साहब, आपका प्रोटीन्स बनता है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस, ठीक है। ओके ओके ओके। तो प्रोटीन डिसाइड्स द कैरेक्टर ऑफ द बॉडी। कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, आपका बॉडी जिन सेल से बना हुआ है, आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप आलसी हैं, सुस्तड़ हैं, या आप बहुत एक्टिव हैं, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके बॉडी के सेल्स बनेंगे किससे, प्रोटीन से, और प्रोटीन आपके बॉडी का कैरेक्टर डिसाइड करेगा। आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यही कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जो पेरेंट्स का हर सेल में कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो जैसे स्किन कलर हो गया, हमारे ऐसे भाई साहब कितने कैरेक्टर्स हैं विच कैन बी बेसिकली ट्रांसफर्ड। सो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो 23 आपके पेयर्स हैं। क्रोमोसोम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं ना। तो अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो भाई साहब कितने पेयर्स हो जाएंगे, 23 पेयर्स हो जाएंगे। इन 23 पेयर्स में आप आगे चल के पढ़ेंगे 22 ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब जैसे आपका आंखों का कलर, स्किन का कलर, ब्लड का कॉम्पोजिशन, बोन की डेंसिटी, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब क्या है, ये ऑटोसोम्स है। और एक क्रोमोसोम जो है वो आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। वन क्रोमोसोम इज बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम। नाउ दिस सेक्स क्रोमोसोम इज ईदर XY और XX। अगर XY है तो लड़का है, अगर XX है तो लड़की है। दिस इज बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे हमारे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। दे आर बेसिकली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इन टोटल देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे। बट ये क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या कंटेन करते हैं भाई साहब, जीन्स, और यही जीन्स ट्रांसफर होते हैं। दीज जीन्स आर बेसिकली ट्रांसफर्ड। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आप एकदम अपने पापा की तरह नहीं दिखते हैं, या ऐसा क्यों है कि आप एकदम अपनी मम्मी की तरह नहीं दिखते हैं, क्यों, क्यों भाई साहब? अगर पापा और मम्मी से ही आपके सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आपके सारे जो जीन के फैक्टर्स हैं वो वहां से ही आ रहे हैं, तो व्हाई इज इट दैट यू डोंट रिजेंबल एग्जैक्टली लाइक योर फादर और यू डोंट रिजेंबल एग्जैक्टली लाइक योर मदर? व्हाई? अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, काहे माथा फोड़ रहे हो उतना? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको बोल तो रहा हूं कि भाई साहब दोनों का मिक्सचर होगा किसी भी सेल में बनने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी माँ का और थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हर सेल में आपके पापा का होगा। इसीलिए तो आप एग्जैक्टली पापा की तरह नहीं दिखोगे या एग्जैक्टली अपने मम्मी की तरह नहीं दिखोगे, क्योंकि मिक्सचर हो रहा है ना भाई साहब। जैसे एक आपने कभी पेंटिंग किया रहेगा, वाटर कलर यूज किया रहेगा, है ना। तो अगर आप भाई साहब रेड को लेते हैं और व्हाइट को लेते हैं, इन दोनों कलर्स को मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ऑरेंज मिल जाता है। यू गेट ऑरेंज, राइट, ठीक है। सो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी विल स्टडी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। What is reproduction? So reproduction, the basic unit of life is reproduction. It is a process which gives rise to new individuals that are similar to their parents with subtle differences or variations. ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मतलब क्या है कि एक नया इंडिविजुअल, बर्थ ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। अभी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं आपके पेरेंट्स के साथ। यू वुड नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम एज योर डैड और योर मॉम, बट वेरी लाइकलीहुड सेम ही रहेगा, थोड़े बहुत वेरिएशंस होंगे, ठीक है। अभी इस वेरिएशन को समझते हैं। आपके दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या? एक सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है। तो एक हो गया भाई साहब सेक्सुअल और दूसरा हो गया आपका असेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल में मतलब क्या है,
आपके दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो दोनों पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, उसमें वेरिएशन आएगा, ठीक है। वेरिएशन क्यों आएगा? ये एग्जैक्टली इनकी तरह भी नहीं होगा और एग्जैक्टली इनकी तरह भी नहीं होगा, लेकिन एक मिक्सचर होगा, ठीक है। सो देयर विल बी वेरिएशन, वेरिएशन मतलब डिफरेंस, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ही पेरेंट से, ठीक है, एक ही पेरेंट से, जैसे बैक्टीरिया कॉलोनी हो गई, एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन बच्चे जो हैं एक ही पेरेंट से आ रहे हैं। मतलब जैसे आप देखोगे ईस्ट ईस्ट जो है वो ऐसे बडिंग से डिवाइड होता रहता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा, फ्रैगमेंटेशन, एक ही पेरेंट से वैसे अब डिवाइड हो रहा है। अभी यहां पे तकलीफ क्या है? यहां पे कोई वेरिएशन नहीं है, नो वेरिएशन, ठीक है, नो वेरिएशन। तो इसीलिए अगर एक चीज इनके एनवायरमेंट में ऐसी आ जाती है कि एक के लिए जहर है, तो सब के सब मर जाएंगे, ठीक है। समझ लो बैक्टीरिया का एक कॉलोनी है और आपने एक ऐसा ड्रॉप वहां पे डाल दिया जो एक के लिए जहर है, पूरा कॉलोनी खत्म हो जाएगा, द एंटायर बैक्टीरिया विल डाई, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक के लिए जो जहर है, हो सकता है दूसरा उस जहरीले कंडीशन में सर्वाइव कर जाए। जैसे आप देख रहे थे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग दे लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। कोरोना वाज अ डेडली डिजीज, ठीक है, इज अ डेडली डिजीज, वी ऑल हैव बीन वैक्सीनेटेड एज सच एज ऑफ नाउ, बट कोरोना वाज क्लेमिंग लाइव्स ऑफ सम व्हाइल द अदर्स इट वाज नॉट क्लेमिंग देयर लाइव्स। ऐसा क्यों हो रहा था? इसका मतलब ये हो गया ना, वेरिएशन है, आपके जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन है, इसीलिए तो आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे 2 बार कोरोना हुआ है, ठीक है, किसी को शायद एक बार भी भारी पड़ गया, है ना। तो ये जो आपको हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन है, इसीलिए एक डिजीज को कोई सर्वाइव कर पा रहा है और कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता तो हमारा भी बैक्टीरिया जैसे हाल होता, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके गले में खराश हुआ, आप डॉक्टर के पास गए या किसी मेडिकल से जाकर आपने एक दवाई ले ली, फट से ठीक हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि गले में खराश बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरिया की कॉलोनी मतलब ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है। तो जो दवाई आपने लिया वो जहरीला है बैक्टीरिया के लिए, सबके लिए जहरीला होगा, सबके सब मर जाएंगे। इंस्टेंटली यू विल गेट अ रिलीफ, ठीक है, इंस्टेंटली यू विल गेट अ रिलीफ। तो एंटायर कम्युनिटी हैज बीन वाइप्ड ऑफ। लेकिन यहाँ पे एंटायर कम्युनिटी विल नॉट बी वाइप्ड ऑफ बिकॉज देयर आर वेरिएशंस। एक पे जो डिजीज का इंपैक्ट आता है, दूसरे पे शायद वो इंपैक्ट ना आवे। एक के लिए लाइफ कंज्यूमिंग हो गया कोरोना, दूसरे के लिए बच जाएगा वो, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है। फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीशीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी वेरिएशन, अदरवाइज स्पीशीज सर्वाइव नहीं करेगा। आप समझो, अगर हम सब बैक्टीरिया की तरह होते, हम सब एक ही दिख रहे हैं, हम सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, हम सब भाई साहब, तो हम सबको एक ही डिजीज होती और हम सब एक ही साथ मर गए होते, वी वुड ऑल हैव डाइड, ठीक है। क्योंकि अगर एक डिजीज किसी की मौत का कारण बनेगा, सबके लिए भी वो मौत का कारण बन जाएगा, ठीक है। वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू पेरिश, बट हम सर्वाइव नहीं कर पाते थे। हमारे वेरिएशन से हमको सर्वाइव कराते हैं। बिकॉज देयर आर वेरिएशंस वी आर एबल टू सर्वाइव। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बेस एडवांटेज है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ऐसा हो सकता है, असेक्सुअल में ऐसा नहीं हो सकता। असेक्सुअल में भाई साहब वेरिएशन आएगा ही नहीं। जो आपका नया ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल हूबहू पेरेंट के साथ होगा, एकदम मैच करेगा। ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल एक्चुअली मैच विद द सेल ऑफ द पेरेंट, ठीक है, सिंगल पेरेंट। यहाँ पे क्या ये समझ में आ रहा है? सो वेरिएशन इज द मेन कॉज फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेरिएशन इज हैपनिंग थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब सटल डिफरेंसेस, रिप्रोडक्शन एरिया ऑफ टू, ओके। सो अगर आप देखोगे सेक्सुअल और असेक्सुअल दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो देयर इज फीमेल एंड मेल इन्वॉल्वमेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट। ये आपका मेल और फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, ठीक है, और इसमें भाई साहब वेरिएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे वन पेरेंट, जैसे अगर आप देखोगे एक पोटैटो है, पोटैटो में भाई साहब क्या है भाई साहब, ऐसे ट्यूबर्स हैं, है ना। पोटैटो क्या होता है भाई साहब? पोटैटो इज अ पार्ट ऑफ द रूट, एक्चुअली इट्स नॉट रूट बट इट्स स्टेम, ठीक है। आप सबने घर में पोटैटो देखा होगा, उसमें ऐसे हम बोलते हैं ना ये पोटैटो का आंख है, ठीक है। तो पोटैटो कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं? इसको आपने काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया और जमीन में गाड़ दिया। अगर इनको आप जमीन में गाड़ दोगे सो ऑल दीज विल बी न्यू प्लांट्स दैट विल बी फॉर्म, ये नए प्लांट्स बनकर उभरेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सो ये हो गया भाई साहब आपका ऑफस्प्रिंग, ठीक है।
ये हो गया ऑफस्प्रिंग। विजिबल डिफरेंसेस कैन बी सीन, यहाँ पे आपको वेरिएशंस दिखेंगे। जो बच्चा पैदा होगा वो एग्जैक्टली पापा की तरह भी नहीं होगा और एग्जैक्टली मम्मी की तरह भी नहीं होगा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। सो देयर विल बी विजिबल डिफरेंसेस व्हिच कैन बी सीन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, नो विजिबल डिफरेंसेस कैन बी सीन, यहाँ पे कोई विजिबल डिफरेंसेस होगा ही नहीं, एकदम एग्जैक्टली जेरॉक्स कॉपी, ठीक है। नो विजिबल डिफरेंसेस कैन बी सीन। डिफरेंसेस दैट इज वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेरिएशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, जब रिप्रोडक्शन का माध्यम सेक्सुअल हो, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ही वेरिएशन होगा, और वेरिएशन हमेशा स्पीशीज के लिए एडवांटेजेस होते हैं। पूरा का पूरा स्पीशी किसी एक बीमारी से साफ नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो भाई साहब सर्वाइव कर जाएगा, कोई ना कोई उसमें से सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि वो उसका जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एनीमिया एक डिजीज है, आपने सुन रखा है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया में जिसको एनीमिया होता है ये एक जेनेटिक डिजीज है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कैसे स्पीशीज में डिजीज एडवांटेजेस होता है। जिनको एनीमिया होता है उनका ऑक्सीजन जो आरबीसी होता है, मैं बता रहा हूं आपको, आपके ब्लड में होता है एक कंपोनेंट जिसको अपन बोलते हैं क्या, आरबीसी। दिस इज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। नाउ व्हाट डज रेड ब्लड सेल डू, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। भाई देखो हमारे शरीर में एक ही ट्रांसपोर्ट मीडियम है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप देखोगे प्लांट्स में नाक नहीं है, लंग्स नहीं है, तो इनका ऑक्सीजन कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, इनके स्टेम्स में से भी ऑक्सीजन जाएगा, इनके लीव्स में से भी ऑक्सीजन जाएगा। सो थ्रू आउट देयर बॉडी दे कैन मेंटेन देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, मतलब हम प्लांट्स की तरह नहीं है, या तो अगर प्लांट्स की तरह होते तो हमारा नाक पूरे बॉडी में होता है ना, तो हमारा नाक एक ही जगह पे है, तो मतलब वहां से ही ऑक्सीजन आ रहा है। अभी ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसफर कैसे होगा, तो इट इज गोइंग टू द लंग्स, एंड फ्रॉम द लंग्स इट इज गोइंग इनटू द ब्लड, क्योंकि हार्ट आपका पंप कर रहा है, ब्लड जा रहा है लंग्स में, और लंग्स में ये ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो जाता है। और अभी ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड आपका न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, विटामिन को, मिनरल्स को, जो भी अब्सॉर्ब फूड है। along with that it transports hormones, and along with that it transports oxygen as well. Now in order to transport oxygen you have a special cell which is known as RBC. अभी इस आरबीसी का कमाल देखिए, ठीक है, कैसा है कि समझो अगर कोई गाड़ी है, लेट्स से ये गाड़ी है, ये कोई फोर व्हीलर है, ये कोई भाई साहब फोर व्हीलर है जो आप यूज कर रहे हैं, मतलब इस पे समझ लो 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ये कोई फोर व्हीलर है, ठीक है। अभी आपने इसको क्या कर दिया भाई साहब, इसको वैगन बना दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये सारे सीट्स हटा दिए। अभी आपने क्या किया भाई साहब, सिर्फ ड्राइवर और एक और इंसान बैठ सकता है, बाकी यहाँ पे भाई साहब आपने पूरा खाली कर दिया, सारे सीट्स हटा दिए। तो अभी आप इसी गाड़ी को किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ओके। नाउ तो आपने भाई साहब क्या कर दिया, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, किसके लिए, गुड्स के लिए, ठीक है। पहले 2 लोग बैठते थे कंफर्टेबली, उसको हटा दिया, सीट उठ हटा दिया, उसको खाली कर दिया, अभी आप माल भर के लेकर जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। इसी तरह से आरबीसी भी है, हमारा हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, और अभी अभी आपने देखा न्यूक्लियस क्या होता है, अच्छा खासा स्पेस लेता है। आरबीसी बोल रहा है भाई साहब, बॉडी ये बोलती है कि भाई आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को, मतलब सर से लेकर पांव तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हर एक सेल में होना चाहिए। अगर हर एक सेल में होना चाहिए तो भाई साहब यहाँ पे आरबीसी का फंक्शन क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन वो कैरी करे। अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन उसको कैरी करना है तो भाई साहब ये न्यूक्लियस हटा दो। तो आरबीसी हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आरबीसी इज अ सेल विच डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आरबीसी इज अ नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी डजंट हैव एनी न्यूक्लियस। क्या ये समझ में आ रहा है, आरबीसी इज अ सेल विच इज नॉट हैविंग एनी न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आरबीसी इज अ सेल विच हैज नो न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू इंक्रीज इस कंटेंट, इसके कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भाई साहब बढ़ाने के लिए, अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो भाई साहब ये न्यूक्लियस को हटा दिया, ठीक है, ओके। तो आरबीसी एक अच्छा खासा सेल है जिसमें ऑक्सीजन होता है। जिनको एनीमिया होता है उनका, जैसे हमारा कोई हेल्दी बॉडी है तो आरबीसी ऐसा होता है बाइकॉन्केव, अच्छा खासा स्पेस है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सके। जिनको एनीमिया होता है उनका आरबीसी ऐसा हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिकल सेल।
अगर आपने गांव खेड़े में फसल की कटाई की होगी तो ये आपका सिकल सेल होता है, ऐसा सिकल होता है, इससे फसल की कटाई करते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब बताओ मुझे ये वाले सेल में ऑक्सीजन ज्यादा होगा कि ये वाले सेल में? ऑब्वियसली ऊपर वाले में। इसका मतलब जिसको एनीमिया होगा वो कम ऑक्सीजन कैरी करेगा उसका ब्लड, मतलब उसके सारे ऑर्गन्स तक प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो कमजोर होगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा मेहनत मशक्कत का काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये एनीमिक पेशेंट है। तो भाई साहब ये एक जेनेटिक डिजीज है, दिस इज बेसिकली अ जेनेटिक डिजीज, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, नो आंसर। जेनेटिक डिजीज के कोई आंसर नहीं होते हैं। तो ताउम्र या पूरे उम्र भर आपको दवाई लेना पड़ेगा, जिसको भी भाई साहब ये है, ठीक है। लेकिन भाई इसका एक पॉजिटिव फैक्टर भी है। पॉजिटिव फैक्टर क्या है? जेनेटिक डिजीज है ना, तो आपके नेचर ने भी यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर दिया है। अब ये वाला हेल्दी आरबीसी है, ठीक है। ये वाला जो इंसान है, इसको अगर मलेरिया वाला मस्क्यूटो काटता है तो इसको मलेरिया हो जाएगा, लेकिन अगर इसको मलेरिया वाला मस्क्यूटो काटे तो उसको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। ये प्रकृति ने उसको एक एडवांटेज दिया है, ठीक है। सो अगर इफ अ सिकल सेल एनीमिक पेशेंट इज बिटन बाय अ मस्क्यूटो कैरिंग द मलेरियल पैरासाइट, the person will not be impacted by malaria, however a healthy person will be impacted, ठीक है। सो ऐसे जेनेटिक मेकअप्स होते हैं। जेनेटिक मेकअप्स में भाई साहब ऐसे ऐसे चीजें हो जाती हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कैसे वेरिएशन से, तो यहाँ पे वेरिएशन क्या आ गया कि भाई साहब एक हेल्दी आरबीसी है और एक सिकल सेल आरबीसी है, ठीक है। तो सिकल सेल वाला आरबीसी कम ऑक्सीजन कैरी करेगा। हमारे इंडिया में जैसे तुम्हारे स्कूल में आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना है, आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना है, ऐसे भाई साहब चुनाव करेंगे, ओके फुटबॉल, ये थोड़ा सा देखेंगे भाई साहब आप दौड़ उड़ सकते हैं कि नहीं, सिलेक्शन हो गया, ऐसा होता ना। ब्लड टेस्ट करते हैं क्या? ब्लड निकालते हैं क्या? करना चाहिए भाई साहब, बहुत जरूरी है। क्या मालूम किसी को एनीमिया है कि नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मेरा कोई पहचान का था, दिस पर्सन ये बैडमिंटन खेलने गया सुबह, और मतलब 22-23 साल का इंसान होगा। जब वापस आया जूता ऐसे खोलने गया और वहीं पे कोलैप्स हो गया, द पर्सन डाइड वहीं पे, घर पे ही, ठीक है। ये क्यों हुआ रहेगा? बाद में पता चला कि भाई साहब ही वाज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। अभी एनीमिक पेशेंट है, उसको मालूम ही नहीं है, वो तो भाई साहब ले भाई साहब बैडमिंटन खेला धमाधम, अभी बॉडी में क्या हो गया, अचानक से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, क्योंकि बॉडी को अभी भाई साहब स्पोर्ट्स में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। एनर्जी का रिक्वायरमेंट अगर बढ़ेगा तो भाई साहब बॉडी का ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, और ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इससे क्या हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया और वहीं पे कोलैप्स कर गया, ही डाइड इवन बिफोर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड और बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, द पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ। आपके स्कूलों में या हमारे इंडिया में जो होता है, ऐसे अरे तुम अच्छा खेल रहे हो, चलो चलो सिलेक्ट कर लो, अरे भाई साहब अरे शॉट अच्छा मारा है, सिलेक्ट कर लो। लेकिन आप ये नहीं जानते कि अंदरूनी उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, आपने उसका ब्लड टेस्ट नहीं किया है। कल को आप भाई साहब 6 घंटा उसको धूप में खड़ा करके खिलवाएंगे क्रिकेट, या 90 मिनट का फुटबॉल भी खिलवाएंगे, there is a high possibility that if that person is suffering from a genetic disease like anemia, that person might lose his or her life. ये हमारे स्कूलों में नहीं होता है, होना चाहिए कि अगर आप कोई क्रिकेट का या फुटबॉल का, बैडमिंटन का, किसी भी स्पोर्ट्स का टीम बना रहे हैं, ठीक है, तो हैव अ ब्लड टेस्टिंग डन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे इंडिया में नहीं होता है, ये होना चाहिए। वी आर रिस्किंग आवर लाइव्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में जो लोग जाते हैं उनके लिए, अगर मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूं कि अगर आप के स्कूलों में नहीं होता है, कम से कम आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के रखिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ। ऐसा नहीं है कि एनीमिक पेशेंट्स मर जाते हैं, एनीमिक पेशेंट्स को सिर्फ बहुत सावधान रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है मतलब वो ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकते, मेहनत मशक्कत का काम नहीं कर सकते, बैठे बिठाए काम कर सकते, ठीक है। अदरवाइज आज की तारीख में बहुत सारी दवाइयां हो गई हैं, ठीक है। वेरी लिटिल वेरिएशन ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम वेरिएशन भाई साहब आपका होगा, ठीक है। ओके ओके ओके। सो हमारा मेन यहाँ पे क्या है कि भाई साहब अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी स्पीशीज का हो रहा है तो उसमें भाई साहब वेरिएशन होने की पॉसिबिलिटी या वेरिएशन होगा ही होगा, और उस स्पीशीज का सर्वाइवल भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज वेरिएशन नहीं होगा, और भाई साहब अगर वेरिएशन आपका नहीं होगा तो भाई साहब उस स्पीशीज का सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो वेरिएशन क्यों जरूरी है? व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? तो क्या मैकेनिज्म है? लेट्स अंडरस्टैंड द वेरिएशंस विद इलस्ट्रेशन।
तो लेट्स से दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर, ठीक है, ओके, और दिस इज द चाइल्ड. चाइल्ड गेट्स द स्किन कलर फ्रॉम हिज मदर. ऐसा नहीं है कि हमेशा स्किन कलर मदर से ही आए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट acquire the skin color from its father as well. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिया जा रहा है कि मे बी द स्किन कलर इज हायर फ्रॉम द मदर. ठीक है, ओके, तो ये हो गया वेरिएशन. ठीक है, ओके, फादर का हाइट जो है उसने एक्वायर किया. ठीक है, चाइल्ड गेट्स द स्किन कलर फ्रॉम इट्स मदर, चाइल्ड गेट्स द हाइट फ्रॉम इट्स फादर. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार ही होगा, लेकिन हो सकता है कोई एक भी डोमिनेंट हो. हम पढ़ेंगे डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है. तो लेट्स से आपका स्किन कलर मिला है मम्मी से, आपका बॉडी का जो हाइट मिला है वो पापा से मिला है. ठीक है, ओके, वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक और जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा. इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन. तो इनहेरिटेंस भाई साहब आपको इसको सारा कुछ जो मिला है, ठीक है, एक कॉमन बेसिक. अभी देखो जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, है ना, कुत्ता बिल्ली तो नहीं होगा. ठीक है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, है ना. तो ये क्या है भाई साहब, आपका जो जेनेटिक बॉडी मेकअप है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द जीन्स. तो कुत्तों के जीन से भाई साहब कुत्ते पैदा हुए हैं, बिल्लियों के जीन से भाई साहब बिल्ली पैदा हुए हैं, और इंसानों के जीन से भाई साहब इंसान पैदा हुए हैं. तो ये जो ढांचा है आपके बॉडी का, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स से आ रहा है. ठीक है, ओके, सो दैट इज बेसिकली द, ओके, तो इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन. इनहेरिटेंस मतलब हमको भाई साहब विरासत में मिली हुई है. इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सटल चेंजेस इन इट. थोड़े बहुत चेंजेस, ठीक है, जैसे स्किन कलर पापा से भी मिल सकता है, मम्मी से भी मिल सकता है, बॉडी का हाइट पापा से भी मिल सकता है, मम्मी से भी मिल सकता है. तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं. ठीक है, ओके, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी. इसी को अपन बोलते हैं हेरिडिटी. जो कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, इसी को अपन क्या बोलेंगे, हेरिडिटी. ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी. व्हेन दिस न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूसेस, जब ये नया जनरेशन, तो समझ लो अभी ये चाइल्ड है, ये बड़ा हो गया भाई साहब, ये फादर बन गया, और दूसरा भाई साहब उसका मदर. ठीक है, द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस क्रिएट होंगे भाई साहब. ठीक है, द सेकेंड जनरेशन, तो एंड दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, सो इसी तरह से भाई साहब जैसे समझ लो इसके जो यू नो हेयर स्टाइल, ये हेयर है, दैट इज समथिंग दैट शी हैज एक्वायर्ड फ्रॉम हर मदर. ठीक है, ओके, एज वेल एज द न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस. तो आपके हर बार डिफरेंसेस क्रिएट होते जाएंगे. जैसे जैसे एक स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो ये जो ए और बी से सी प्रोड्यूस हुआ, इसमें डिफरेंसेस होंगे, ए से भी और बी से भी. अभी ये बी बड़ा हो गया, इसने डी के साथ शादी की, तो ई पैदा हुआ. ई जो पैदा हुआ, इसका भाई साहब इन दोनों से डिफरेंसेस होगा. तो हर स्टेज में आप देखोगे डिफरेंसेस होंगे. ठीक है, एवरी स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन विल रिवील डिफरेंसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये ऐसा वेरिएशन आता ही रहेगा, और जैसे जैसे भाई साहब पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी और ज्यादा वेरिएशन होगा. ठीक है, मोर एंड मोर वेरिएशंस विल बी क्रिएटेड. What happens when a single individual reproduces as asexual reproduction? अगर भाई साहब एक ही इंडिविजुअल से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो ये भाई साहब पूरा जेरोक्स कॉपी होता है. ठीक है, सो लेट्स से वी हैव अ बैक्टीरिया. ये भाई साहब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. अ सिंगल पेरेंट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग टू. तो इसके जो भी सेल के फीचर्स होंगे, बॉडी के फीचर्स होंगे, एग्जैक्टली इसमें जेरोक्स कॉपीज हो जाएंगे. ठीक है, एग्जैक्टली. ठीक है, so this bacteria will resemble exactly like the parent. क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए चेंजेस या वेरिएशन का कोई स्कोप है ही नहीं. ठीक है, अगर आप सिर्फ ऑरेंज कलर ही यूज करें तो चेंज का कोई स्कोप ही नहीं है. ऑरेंज और व्हाइट मिक्स करेंगे तब जाकर भाई साहब कोई दूसरा कलर बनने का स्कोप है, यहाँ पे वो स्कोप नहीं है. इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, अभी भाई साहब ये फिर से डिवाइड होगा,
तो इसी तरह से बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनती हैं, ठीक है। दैट्स हाउ बैक्टीरिया स्प्रेड, ठीक है। टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बैक्टीरिया को देख रहे हो तो बड़ी नफरत सी फीलिंग आ रही है ना, लेकिन आप बहुत सारी चीजें ऐसे खाते हो या पीते हो जिसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है। दही विदाउट बैक्टीरिया नहीं बन सकता। अभी गर्मी के मौसम में आप छाछ दही जो भी पी रहे हो वो बैक्टीरिया से ही बनता है। दूध में आप थोड़ा सा जो बैक्टीरिया दही डाल देते हो तो वो पूरा फटाफट भाई साहब दही जम जाता है। अगले 3-4 घंटों में पूरा दूध क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो एक बैक्टीरिया है जो फैल रहा है टकटक टकटक। ये बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर के लिए ठीक है, इसीलिए हम इसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। वी कॉल इट एज प्रोबायोटिक। ऐसे बहुत सारे प्रोबायोटिक चीजों को हम कंज्यूम करते हैं। आप जैसे देखो, आप इडली खा रहे हो या भाई साहब जलेबी खा रहे हो, ये सारे आपके जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, ठीक है। इडली का जो पानी है जो आप बनाते हो, एक्चुअली वो पानी सड़ाने के लिए तो देते हो, उसमें ईस्ट डाल देते हो आप। ईस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। खैर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो नहीं है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि यहाँ पे वेरिएशन का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट। आप ऐसे ही करते करते अगर बहुत आगे तक भी जाओगे, उधर से एक बैक्टीरिया को उठाओ और इस बैक्टीरिया को उठाओ, एकदम सिमिलर होंगे, कोई वेरिएशन नहीं होगा। जैसे जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हर स्टेज में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे अगर आप लास्ट स्टेज से एक बैक्टीरिया को उठाओगे और यहां से एक बैक्टीरिया को उठाओगे, दे विल बी एग्जैक्टली द सिमिलर। सेल साइज, बॉडी हाइट, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। देयर विल बी नो वेरिएशन बिकॉज ऑल दीज आर कमिंग फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। ये सब के सब सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर स्टेज में आपको वेरिएशन मिल जाएगा, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100 स्टेप में भी आपको कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यू विल नॉट गेट एनी वेरिएशन। जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर, एकदम सिमिलर ही होंगे ये, ठीक है। तो देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे बिटवीन देम, जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। अभी देखो, जब आप समझ लो एक पेपर लेकर जाते हो और इसका जेरोक्स निकालते हो, तो जब जेरोक्स निकालते हो आप, थोड़े बहुत आपके माइनर चेंजेस हो सकते हैं। थोड़ा सा काला ज्यादा हो गया या थोड़ा सा एकदम व्हाइट दिख रहा है, ऐसा। ये टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं जो आपके जेरोक्स मशीन में कुछ खराबी की वजह से हो रहे होंगे, वरना प्रिंट तो वही आएगा। ऐसा नहीं कि ए का बी हो जाएगा या जहां पे एफ लिखा है वहां पे जी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो जब आप प्रिंट निकाल रहे हो या जेरोक्स निकाल रहे हो, यू विल गेट द सेम थिंग, मे बी अ लिटिल ब्लैकिश और मे बी अ लिटिल व्हाइटिश, दैट विल हैपन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इफ वन, तो यहां पे भी वैसा ही हो रहा है भाई साहब। ये जो जेरोक्स आप कर रहे हो, तो यहाँ पे जब डीएनए की कॉपिंग होती है, यहाँ पे डीएनए क्या हो रहा है भाई साहब? कॉपी हो रहा है। तो डीएनए का कॉपी भी एक जेरोक्स मशीन की तरह कॉपिंग है। तो थोड़े बहुत कभी कभी डिफरेंसेस आ सकते हैं, बहुत रेयर चांस है। लेकिन डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर हो गया तो ये हो सकता है, ठीक है। डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर हो गया, क्योंकि ऐसा है भाई साहब, देखो डीएनए कॉपिंग कैसी होती है, आपने कंघी देखा है, राइट? कंघी, तो ये कंघी है, ये दूसरा कंघी है, ऐसे भाई साहब ऐसे होता है, ठीक है। ये आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये खटाक, ये स्टैंप हो गया, अब ये आगे गया, ये खटाक स्टैंप हो गया, आगे गया, ये खटाक स्टैंप हो गया, ये आगे गया। ऐसे भाई साहब डीएनए स्टैंपिंग होती है। तो हो सकता है ऐसा ना होकर ऐसा हो गया हो, थोड़ा सा, ठीक है। होना चाहिए ऐसा, ये खटाक से ऐसे स्टैंपिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो के थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं डीएनए कॉपिंग एरर। दिस इज जस्ट अ टेक्निकल ग्लिच and there is a very rare possibility that the offspring will have different characteristics from the parents in a sexual mode of reproduction. डीएनए कॉपिंग के एरर के वजह से ही थोड़ा बहुत वेरिएशन का स्कोप है, अदरवाइज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू डू नॉट हैव एनी स्कोप ऑफ वेरिएशन। द आपके 100 रिप्रोडक्शन के बाद भी भाई साहब वो पेरेंट के साथ मिला जुला होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे भाई साहब चेंजेस हो रहे हैं, inaccuracies, ठीक है। ओके, the most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design, ठीक है, generation of individuals of similar design. Heredity determines the process by which traits and characteristics are reliably inherited. तो ये heredity भाई साहब किसकी स्टडी है? ये जो traits हैं और characteristics हैं, इनको हम कैसे inherit करते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जेनेटिक्स की स्टडी बहुत लेट चालू हुई है। 1940s में एक्चुअली जेनेटिक्स की स्टडीज चालू हुई है। ये जो आप जिनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ग्रेगरी मेंडल, ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत पहले 1800s में, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स को कोई तवज्जुद नहीं मिला, उनके एक्सपेरिमेंट्स को कोई सराहना नहीं मिली, ठीक है, कोई बूस्टअप नहीं मिला, किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। वो एक्सपेरिमेंट्स करके चले गए
और 100 साल बाद किन्होंने उनकी नोट्स और डायरीज को जब देखा, तब समझा कि इन्होंने कमाल का काम किया है। लेकिन इन 100 सालों तक किसी साइंटिस्ट ने प्रयास नहीं किया। ऐसा क्यों? जबकि भाई साहब अगर आप देखोगे एटॉमिक बम्स हम बना रहे हैं, ये है वो है, 1940 में जेनेटिक स्टडी चालू हुई। उसके पहले तो भाई साहब हम एटॉमिक बॉम्ब्स तक बना चुके थे। तो ऐसा क्यों कि इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टडीज इतना लेस हुआ? बता सकते हैं क्यों? वाई? तो यहां पे एक रीजन है भाई साहब, भगवान पे भरोसा। ठीक है, ओके। सो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई साहब एक किसी वजह से एक बच्चा पैदा हुआ है जो किसी जेनेटिक डिजीज का शिकार है, भगवान की यही मर्जी है, ऐसा बोल के लोग छोड़ देते थे, है ना। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जितना ज्यादा रहेगा तो उतना हम बस हमारी कहानी वहीं खत्म हो गई। अरे हम भगवान की मर्जी, हाँ हो सकती है भगवान की मर्जी हो, लेकिन उससे आगे भी तो थोड़ा जाओ, देखो तो क्या ये कैसे आ रहा है। क्योंकि आज की तारीख में अगर भगवान की मर्जी पे हमने छोड़ दिया होता तो हम भाई साहब बहुत बड़े फूड क्राइसिस से जूझ रहे होते। जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन एक्सपैंड हो गया है, अगर हमने जेनेटिक मेकअप से जेनेटिक सीड्स ना लाए होते, आज की तारीख में जो सीड्स आप यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, और इसके वजह से आपके टेबल पे खाना अभी भी लग रहा है। अगर ये सीड्स हमने यूज करना बंद कर दिए, भाई साहब 1-2 साल में हम मतलब मर जाएंगे, शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जेनेटिक स्टडीज की वजह से हमको हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स मिले हैं, एंड दीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैव प्रूव्ड बेनिफिशियल। आज की तारीख में आप जो भी खा रहे हैं, भिंडी, मूली, गाजर, टमाटर, जो भी आप खा रहे हैं, सब के सब आपके हाइब्रिड सीड्स हैं। ऑल ऑफ देम आर हाइब्रिड वैरायटीज। ठीक है, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ जेनेटिक्स हैज मॉडिफाइड। अभी 1940 से ये स्टडी चालू हुआ है, अभी भी चालू है। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर बेसिकली आइडेंटिफाइड। अभी आप समझोगे यार इसका और क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या फूड क्राइसिस को डील करने का ही एक एप्लीकेबिलिटी है। जैसे समझ लो अगर आप देसी गाय देखोगे, देसी गाय ज्यादा से ज्यादा भाई साहब 1.5 से 2 लीटर दूध देगी, लेकिन अगर आप हाइब्रिड गाय यूज करते हो तो वो 10 से 15 लीटर दूध एक दिन में दे सकती है। तो क्या आपके बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए ये ठीक रहेगा? नहीं। दिस विल बी द वन विच विल बी बेटर। ठीक है, आप हर चीज में देख लो, मिल्क से लेकर, मीट से लेकर, फिशेस से लेकर, सारी चीजों में हाइब्रिड वैरायटीज आ गई हैं, क्योंकि अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड दैट यू हैव विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप जेनेटिक्स की स्टडी करो। ठीक है, 1940 मतलब बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। बाकी सब भाई साहब अभी देखो, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कभी हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज थे, सब साइंटिस्ट के माथे पे बंदूक रख के बोल रहे थे भाई साहब नए बम बनाओ, नए बंदूकें बनाओ। ठीक है, तो सारा साइंटिफिक कम्युनिटी भाई साहब इसमें लग गया। फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक, इसमें भी वही हुआ भाई साहब, एटॉमिक बॉम्ब्स ये वो दुनिया भर का चला। ठीक है, तो सारा साइंटिफिक कम्युनिटी इन दोनों में लग गया भाई साहब, जिसके वजह से जेनेटिक स्टडी का थोड़ा पीछे चला गया कार्यक्रम स्टडी। ठीक है, 1940 was actually a late start, but now we are on track and we are trying to discover many things. जेनेटिक स्टडी का भाई साहब सिर्फ यहाँ पे ही फायदा नहीं है कि हम हाइब्रिड वैरायटीज यूज कर रहे हैं टू कंप्लीट आवर फूड रिक्वायरमेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। हमारे जितने भी जेनेटिक डिजीजेज हैं उनसे कैसे निपटा जाए वो भी हम सोच रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा भाई साहब एक और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे हमारा देखो यहाँ पे एक तो हम जेनेटिक डिजीजेस से कैसे निपटा जाए वो देख रहे हैं। देन वी आर बेसिकली यूजिंग हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स इन ऑर्डर टू बेसिकली फुलफिल आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। एक और चीज है भाई साहब जिससे हम जेनेटिकली बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक। ठीक है, फॉरेंसिक एक सीरियल आता था ना, दया दया क्या बोलते हैं उसको भाई साहब, क्या सीआईडी सी जो भी है। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कोई तो डॉक्टर रहता था, वो प्रोफेसर सालून के भाई साहब उसके पास जाते थे, तो क्या वो कुछ तो बोलता था। खैर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस। अगर कहीं पे क्राइम हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो जैसे मर्डर करने वाले का अगर ब्लड ड्रॉप अगर वहां पे गिरा है कि नहीं, मर्डर करने वाले का हेयर वहां पे गिरा है कि नहीं, मर्डर करने वाले के स्किन सेल्स वहां पे गिरे हैं कि नहीं, तो फॉरेंसिक टीम आकर उस पूरे जगह को सील करके ये सब बेसिकली कलेक्ट करती है। ठीक है, और इन सब से स्टडी होती है किसकी? डीएनए की। ठीक है, तो उस जगह पे जितने भी काम करने वाले, आने वाले, जाने वाले लोग थे, सबको बुलाया जाता है और सबकी डीएनए टेस्टिंग कराई जाती है।
और ये जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए, स्किन सेल्स के सैंपल, ब्लड के सैंपल, हेयर के सैंपल, इनके साथ उन डीएनए की पेयरिंग की जाती है। तो इसमें भाई साहब मर्डर पता चल जाएगा, ठीक है, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो कैप्चर हुआ है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक स्टडी में भी हम इसको यूज करते हैं, डीएनए को आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ये दिन ब दिन। Heredity determines the process by which traits and characteristics are reliably inherited. What are inherited traits, characters and how these characters are inherited? Inheritance मतलब जो हमको विरासत में मिली है। मेरे पिताजी का इंटेलिजेंस मुझे नहीं मिलेगा या मेरा इंटेलिजेंस मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली सबका यही है, ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा भाई साहब। तो इंटेलिजेंस एक इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है। हाँ, आपका ब्लड ग्रुप एक इनहेरिटेड ट्रेट है, बोन डेंसिटी एक इनहेरिटेड ट्रेट है, स्किन कलर एक इनहेरिटेड ट्रेट है, ये सब इनहेरिटेड ट्रेट है, ये ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दे आर नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, एंड हाउ दीज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर, ठीक है। ये भाई साहब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इनहेरिटेड ट्रेट्स विद एन एग्जांपल। सपोज अ मेल विद एन अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ऐसा जो ईयर लोब है आपका, ये ऐसा अटैच्ड, आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों का रहता है, आपके किसी किसी का ऐसा खुला हुआ है और किसी किसी का वैसा अटैच रहता है, ठीक है। तो सपोज एक मेल है, ठीक है, जिसका ऐसे अटैच्ड ईयर लोब है, देखो यहाँ पे अटैच्ड, ठीक है, क्लियर है, ओके। और ये आपका फ्री ईयर लोब है, देखो ये फ्री ईयर लोब है, यहाँ पे अटैच्ड ईयर लोब है, ठीक है। ये आपका फीमेल है, व्हाट विल बी देयर चाइल्ड्स ईयर लोब लुक लाइक, तो इनसे जो बच्चा पैदा होगा उसका ईयर लोब कैसा दिखेगा भाई साहब, ठीक है। द ईयर लोब कैन ईदर बी अटैच्ड और फ्री, मतलब ये ऐसा नहीं हो कि अच्छा आधा अटैच्ड होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप समझेंगे कि भाई साहब इसका तो अटैच्ड है, इसका फ्री है, तो आप समझेंगे जो बच्चा होगा इसका आधा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो या तो अटैच रहेगा या तो फ्री रहेगा, जो बच्चा या बच्ची होगी, ठीक है, उसका या तो द ईयर लोब कैन ईदर बी अटैच्ड और इट कैन बी फ्री। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द चाइल्ड हैज अटैच्ड ईयर लोब, ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड का अटैच्ड ईयर लोब हो, और ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड का फ्री ईयर लोब, ठीक है। ये अगर भाई साहब मेल है and this is basically the female and this is the child can have an attached earlobe or the child can have a free earlobe. So we can say that the child has inherited the trait of attached earlobe from his father. तो child ने कहां से inheritance लिया, यहां से। child का inheritance यहां से भी हो सकता है, child चूज नहीं करता है। यहाँ पे भाई साहब जब जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है तो ऑटोमेटिकली वो भाई साहब चूज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इनहेरिटेड ट्रेट्स आर, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर, ठीक है। बट व्हाई द फ्री और लो ट्रेट फ्रॉम द मदर हैज नॉट बीन इनहेरिटेड, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ रहेगा क्योंकि भाई साहब मदर का जो जीन्स है वो रिसेसिव फॉर्मेट में है, यही आप समझेंगे। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब समझते हैं राइट, डोमिनेंट मतलब जो भाई साहब स्ट्रॉन्ग रहे। तो समझ लो ये ईयर लोब, तो ये ईयर लोब का अटैच जो जीन्स है वो डोमिनेंट फॉर्म में किससे आया, डैड से आया, और रिसेसिव फॉर्म में किससे आया, मॉम से आया। तो अभी यहाँ पे दोनों का मिक्सचर हो गया, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म भाई साहब परसीव होगा, डोमिनेंट फॉर्म विल प्रिवेल, ठीक है। क्या ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वी विल स्टडी दिस, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया, ओके। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।